हाँ जी बच्चा पार्टी शुरू करें। मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने आज लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 35 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। हमेशा की तरह आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 35 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स या फिर फ्रेजेस को। तो चलिए विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं जल्दी से। एंड द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज यूसप। यूसप का रेफरेंस क्या लिखा है? इन विच द जनता यूसप एब्सोल्यूट पावर। जनता यहाँ पे जनता नहीं है, ये क्राउड वाली जनता नहीं है। जनता बेसिकली ग्रुप ऑफ आर्म नहीं बोलूंगा, आर्मी ऑफिसर्स बोल सकते हैं। बेसिकली हमने एक वर्ड डिस्कस किया था कू, मिलिट्री कू, यानी जो सोल्जर्स होते हैं या जो ऑफिसर्स होते हैं आर्मी के, वो जाके जब किसी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर देते हैं तो हम उसको बोलते हैं मिलिट्री कू। और मिलिट्री कू जो कंडक्ट करता है ग्रुप, उसको बोलते हैं जनता। क्लियर है? सो यहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स जो कू को कंडक्ट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर जिसमें कू की बात हुई है उसको देखा हो तो आप रिलेट कर पाएंगे। अभी हम बात करते हैं यूसर्प की। मीनिंग क्या है इसका? टेक पावर और पोजीशन इलीगली और बाय फोर्स। टेक पावर यानी गद्दी हड़प लेना, सरकार हड़प लेना, और पोजीशन या कोई पोजीशन हड़प लेना इलीगली। ऑब्वियसली जब मैं बार बार बोल रहा हूँ हड़प लेने का मतलब ये हुआ कि आप इलीगली ये काम कंडक्ट कर रहे हैं, और या फिर आप कैसे कर रहे हैं? बाय फोर्स, यानी आप अपनी ताकत दिखा के, ताकत का दुरुपयोग करके ये काम कर रहे हैं, तो आप यूसर्प कर रहे हैं। पुराने टाइम पे जब राजा महाराजा होते थे तो कई बार हमने देखा है कि राजा का कोई भाई है या कोई कजिन है, वो क्या करता है, आके जो राजा है वहाँ पे एग्जिस्टिंग, उसको उसने मार दिया और खुद गद्दी पे बैठ गया और शासन करने लग जाता है। सो यूसर्प, तख्ता पलट देना, राजगद्दी हड़प लेना। ये देखिए एग्जाम्पल, ये कोई व्यक्ति है जिसने एग्जिस्टिंग जो राजा है, क्राउन देखिए इनके सर पे था, उसको लात मारी और अब वहाँ पे खुद बैठेगा, यानी अब सिंहासन पे ये खुद बैठेगा, अब राज करेगा। यूसर्प कर लिया इसने। आई होप आपको समझ में आ गया। होप डिस्कस करते हैं सेंटेंसेस। द जनरल कंस्पायर्ड टू यूसर्प द थ्रोन फ्रॉम द किंग। थ्रोन यानी कि जो गद्दी है, यानी जो राजगद्दी है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। जनरल ने कंस्पायर किया, कॉन्स्पिरेसी की, षड्यंत्र किया किंग से गद्दी हड़पने के लिए। बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा है। शी फेल्ट हर पोजीशन वाज यूसर्प बाय द न्यू एम्प्लॉय। उसको लगा कि नए एम्प्लॉय ने उसकी पोजीशन हड़प ली। बिल्कुल सही है। द इन्वेडर्स यूसर्प कंट्रोल ऑफ द सिटी। इन्वेडर्स यानी कि जो आक्रमणकारी हैं, उन्होंने सिटी का पूरा कंट्रोल हड़प लिया। ये भी सही है। दे यूसर्प द कॉस्ट ऑफ द न्यू बिल्डिंग। इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया हो कॉन्टेक्स्ट यूसर्प का। अभी डिस्कस करते हैं सिनोनिम सीज। ये भी वही है। हमने श्रीरंगपट्टनम, आई बिलीव एंग्लो मैसूर वॉर, उसको डिस्कस किया था, तब उसमें आया था सीज। ठीक है, सीज यानी कि ग्रैब कर लेना या हड़प लेना, या एनेक्स। एनेक्स भी एक वर्ड होता है, हड़प लेना गद्दी को, जो पावर है उसको पलट के आप वहाँ पे खुद शासन करने लग जाएं। हम बोलते हैं उसको एनेक्स कर लिया आपने पावर को। ठीक है। और एंटोनिम्स की बात करें तो रेलिंक्विश। रेलिंक्विश वर्ड आया था जब हमने डिस्कस किया था प्रभु राम जी के कॉन्टेक्स्ट में, त्याग के कॉन्टेक्स्ट में, कि त्याग से बड़ी मूर्ति हमारे प्रभु राम के अलावा कोई और नहीं है। रेलिंक्विश हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। रामायण का कॉन्टेक्स्ट मैंने दिया था, राम जी के कॉन्टेक्स्ट में रेलिंक्विश इसका ऑपोजिट हो गया। सरेंडर, त्याग, घुटने टेक देना। एब्डिकेट, अगेन छोड़ देना, अपनी मर्जी से आपने छोड़ दिया गद्दी को, आपने एब्डिकेट कर दिया यहाँ पे। क्लियर है? यूसर्प का एंटोनिम एब्डिकेट, सरेंडर या फिर रेलिंक्विश। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, रिप्रेशन। रिप्रेशन अभी आपके सामने है। आप रिप्रेस्ड ऑलरेडी जानते हैं, हम ऑलरेडी रिप्रेस्ड डिस्कस कर चुके हैं किसी एक लेक्चर में प्रीवियसली। रेफरेंस क्या लिखा है रिप्रेशन का? अनलीज्ड सीवियर रिप्रेशन इन ऑर्डर टू क्लैम्प डाउन ऑन एनी डिमांड्स। क्लैम्प डाउन फ्रेजल वर्ब, यानी आपने वो कोई भी चीज़ वहीं के वहीं रोक दी, क्लैम्प कर दिया, यानी नकेल कस दी, पेच कस दिया, वहीं रोक दिया, फ्लो आगे नहीं बढ़ने दिया। क्लैम्प डाउन और एनी डिमांड्स, जितनी भी डिमांड्स है वहीं पे उनको खत्म कर दिया। मीनिंग रिप्रेशन इज लाइक सप्रेशन, यू रेस्ट्रेन, इनहिबिट और सबड्यू समथिंग। आप जब किसी चीज़ को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट यानी कि आप अगेन रोकना, इनहिबिट करना एक जैसा मीनिंग। सबड्यू अधीन करना, आपने नीचे रखने की कोशिश करते हैं किसी को, तो आप बेसिकली वहाँ पे रिप्रेशन करते हैं उसका। ठीक है।
व्यक्ति या कोई थॉट, कोई आइडिया, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अभी डिस्कस करते हैं इसको। फॉर एग्जांपल ये देखिए फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में, ये कोई बच्ची है, हाथ में उसका रैबिट है, अब वो बाहर आई है, हो सकता है कर्फ्यू लगा हो सकता है कोई बैटल फील्ड वाला एरिया हो, बैटल फील्ड नहीं होगा कि गन्स है हाथ में और पुलिस लिखा हुआ है, तो ये आई बिलीव कर्फ्यू ही होगा, कर्फ्यू होगा या कोई ऐसा सिनेरियो होगा जहाँ पे पुलिस ने पहरा दे रखा है। अब ये बच्ची वहाँ पे गलती से आ गई, सब उसके सिर पे गन्स तान के खड़े हो जाते हैं, क्यों आई हो, कौन हो तुम, किस चीज़ इजाज़त से यहाँ पे आई हो, और तो पता भी है यहाँ पे आना मना है। इस तरीके से जब बातें कर रहे हैं तो बच्ची घबरा जाती है और शी स्टार्ट्स फीलिंग रिप्रेस्ड, उसको लगता है यार सब मुझे दबा रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। सो ये एक्ट ऑफ रिप्रेशन है, यानी आप एक छोटी सी बच्ची से क्या ही किसी को नुकसान पहुँचेगा, स्टिल सारे लोग आके यहाँ पे बेसिकली उसको थ्रेटन कर रहे हैं। सो रिप्रेशन का एक एग्जाम्पल ये हो सकता है। एक और एग्जाम्पल मैं डिस्कस करना चाहूँगा। हमारी सोसाइटी में और ख़ास करके हमारे जो नॉर्थ इंडियन सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे लड़कियों को अक्सर, अब आज तो नहीं पता, पर लड़कियों को अक्सर आगे बढ़ने से, यानी हायर एजुकेशन में जाने से घर वाले सोचते हैं यार इसकी शादी ही करनी है आगे चल के, तो इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट करें इसके ऊपर, है ना, ऐसा थॉट प्रोसेस होता है, ठीक है। और जब सोसाइटी के लेवल पे ये चीज़ होती है ना लंबे समय तक कि यार लड़कियों को आगे ना बढ़ने दिया जाए, या लड़कियाँ होती इसीलिए हैं कि वो आगे जाके शादी कर लें और किसी और का घर बसाएं और चूल्हा चौका करें, बर्तन करें, ये सब चीज़ें अगर कोई सोच रहा है सोसाइटी बड़े लेवल पे, मैक्रो लेवल पे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड अप्रेशन। ये बेसिकली अप्रेशन है औरतों का, लड़कियों का। अब एक इंडिविजुअल घर में अगर ऐसा हो रहा हो, कुछ इंस्टेंसेस ऐसे देखने को मिल रहे हो, तो वहाँ पे आप बोलेंगे कि वो रिप्रेशन का एग्जाम्पल है। सो मैंने यहाँ पे बेसिकली रिप्रेशन और अप्रेशन का आपको डिफरेंस बताया, क्योंकि ये वर्ड्स आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। अब और ज़्यादा आप रिलेट कर पाएंगे, जैसे ही आपके सामने आएगा आप रिकॉल कर पाएंगे क्या मीनिंग हम लोगों ने आज इस लेक्चर में डिस्कस किया, ठीक है। अभी रिप्रेशन के हमारे सामने 4 सेंटेंसेस है, पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। द गवर्नमेंट फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर इट्स रिप्रेशन ऑफ फ्री स्पीच। गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, रिप्रेशन ऑफ फ्री स्पीच, यानी फ्री स्पीच को दबाने की कोशिश की गई गवर्नमेंट द्वारा, सही है सेंटेंस। द बुक डिस्कसेस द रिप्रेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन द कंट्री। माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो रिप्रेशन है उसको उस किताब ने डिस्कस किया, बिल्कुल सही है, करती है वो किताब, ओके। द फ्लावर्स सफर्ड फ्रॉम रिप्रेशन, ओ माय गॉड ये क्या चीज़ है फ्लावर्स सफर्ड फ्रॉम रिप्रेशन, गलत है। दे वर फाइटिंग अगेंस्ट रिप्रेशन एंड इनजस्टिस इन देयर कंट्री, ये बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको समझ में आया रिप्रेशन का कॉन्टेक्स्ट। हाँ जी, सिनोनिम्स सप्रेशन, अप्रेशन। देखिए अगर हमारे पास कोई और ऑप्शन ना हो तो ये वर्ड सिनोनिम के तौर पे आएगा, है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि आप इसको हटा दें, क्योंकि मैंने बताया अप्रेशन, जब रिप्रेशन मैक्रो लेवल पे हो, बड़े स्तर पे हो, लंबे समय तक हो, तब हम बोलते हैं अप्रेशन होना, ठीक है। और छोटे इंस्टेंसेस, 1 और 2 इंस्टेंसेस, घरों में, इंडिविजुअल घरों में, माइक्रो लेवल पे, तो हम बोलेंगे कि एक्ट ऑफ रिप्रेशन, सब्जुगेशन, अधीन करना, अपने नीचे किसी को रखना, अपने को ऊपर मानना, सब्जुगेशन, आधिपत्य जमाना किसी के ऊपर, तुम मेरे नौकर हो, तुम मेरी इजाज़त के बिना कुछ नहीं कर सकते या कर सकती। सो आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे सब्जुगेट कर रहे हैं। एंटोनिम्स लिबरेशन, आज़ादी, आज़ादी, इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन भी आज़ादी, तीनों में एक ही बात हो रही है। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट वर्ड इज स्टिग्मेटाइजेशन। स्टिग्मेटाइजेशन में वर्ड छुपा हुआ है स्टिग्मा। स्टिग्मा बेसिकली सोशली कोई चीज़ जो एक सोसाइटी को गलत लगती है उसको बोलते हैं, इसको हिंदी में हम बोलते हैं कलंक, बदनामी, ठीक है। और स्टिग्मा से आया स्टिग्मेटाइज, जब आप किसी के ऊपर ऐसा कलंक लगा देते हैं कि उसके कारण सोसाइटी पे धब्बा लग गया, सोसाइटी में ये हो गया, सोसाइटी में सब गलत हो गया, आप घर वालों की नाक कट गई, इस तरह की जो बातें होती हैं, आप सामने वाले को स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं, ठीक है। एंड नाउन बन गया तो स्टिग्मेटाइजेशन, क्लियर है। डिस्कस करते हैं। रेफरेंस क्या लिखा है, हैज़ लेड टू द स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ द रेफ्यूजीज। रेफ्यूजीज क्या होते हैं, जो अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में जाके शरण मांगते हैं, शरणार्थी हिंदी बोलते हैं रेफ्यूजीज। मीनिंग द एक्शन ऑफ डिस्क्राइबिंग और रिगार्डिंग समवन और समथिंग एज वर्दी ऑफ डिसग्रेस और डिसअप्रूवल। डिसग्रेस बदनामी, डिसअप्रूवल यानी जिसको मान्यता ना मिले आपके हिसाब से, तो आप वहाँ पे बोलेंगे कि ये पूरा जो एक्शन है ये कैसा है, स्टिग्मेटाइजेशन का एग्जाम्पल है। देखिए आपके सामने क्या है, इमेज, स्क्रीनशॉट लिया गया एक न्यूज़ का। आमिर खान प्लानिंग टू गेट मैरिड अगेन आफ्टर डिवोर्स फ्रॉम किरण राव इज द ट्रूथ। 2021 में आमिर ने डिसाइड किया कि अब वो
उनकी आई बिलीव सेकंड वाइफ थी किरण वाइफ, उनसे भी डिवोर्स लेंगे और तीसरी शादी करेंगे, उनका पर्सनल मैटर है, वो चौथी करे पांचवी करे उनकी मर्जी, वो डिवोर्स लेके कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे कि वो बस अपनी मन से कुछ भी कर रहे हैं, लॉ अवॉइड नहीं कर रहे हैं और किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ रख रहे हैं, है ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं कर रहे, यानी लॉ के अगेंस्ट वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बाकी वो जो भी कर रहे हैं उनकी मर्जी, उनकी चॉइस है, उनकी पर्सनल चॉइस है। स्टिल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग गॉसिपिंग कर रहे हैं, हम लोग गॉसिपिंग ये कर रहे हैं कि देखो कैसा आदमी है, नीच आदमी है ना, औरतें खास करके नीच आदमी है, कितना बेकार आदमी है, तीसरी शादी कर रहा है ठीक है। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं आमिर को यहाँ पे, और इस चीज़ को कि आप पहली बात तो डिवोर्स नहीं ले सकते, डिवोर्स कैसे ले सकते हो, हाँ इंडिया में डिवोर्स कैसे ले सकते हो, और डिवोर्स ले लिया तो आप बहुत गंदे आदमी हो, बेकार आदमी हो आप। ऐसे ही जो विधवा हो जाती हैं औरतें, उनको स्टिग्मेटाइज करते हैं लोग, कैसी औरत है, अकेले कैसे रहेगी, दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अरे भाई क्यों कर लेनी चाहिए? कुछ लड़कियां जो डिसाइड कर लेती हैं कि सिंगल मदर बनना चाहती हैं, वो मतलब बिना शादी के वो किसी को अडॉप्ट करना चाहती हैं, उसको भी स्टिग्मेटाइज कर दिया, ऐसे बोल दिया अरे इसी का होगा बच्चा, और हो भी उसका बच्चा, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, उसका डिसीजन है, कोर्ट जब कुछ नहीं कह रहा, यानी लॉ अगर कुछ नहीं कह रहा तो आप क्यों कह रहे हैं भाई, आपको क्या मतलब है, अपने काम से मतलब रखिए। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं, सोशली आप सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टिग्मा लगा रहे हैं, उसके ऊपर कलंक लगा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स, ही फेस्ड स्टिग्मेटाइजेशन ड्यू टू हिज अनकन्वेंशनल लाइफ स्टाइल। अब किसी व्यक्ति की कोई लाइफ स्टाइल है, अनकन्वेंशनल है, आपकी तरीके से नहीं जी रहा, आपकी तरीके से नहीं जी रहा, तो आपने उसके ऊपर स्टिग्मेटाइजेशन कर दिया, या नहीं तुम गलत कर रहे हो, तुम कलंक हो सोसाइटी पे। द कैंपेन एम्ड टू रिड्यूस द स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ HIV एड्स पेशेंट्स। अब HIV एड्स पेशेंट सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के कारण HIV पेशेंट नहीं बनते, और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जिससे HIV हो जाता है। और अगर मैं कह रहा हूँ अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के कारण भी किसी को HIV या एड्स हो गया, तो अगेन हु द हेल आर यू टू स्टिग्मेटाइज द पर्सन? आपको क्या मतलब है कि आप किसी को किसी भी रीज़न से स्टिग्मेटाइज करें? आपके साथ भी हो सकता है और आपके घर वालों के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो वहाँ पे वो पॉइंट सोचना चाहिए, एक बार को हमें रुक के इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। सो ये सेंटेंस भी सही है। स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिड्यूसेस इट्स इफेक्टिवनेस। अगर हम अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्टिग्मेटाइज करें कि यार बेकार है हमारा सिस्टम तो, और सब लोग बस क्राइम करके निकल जाते हैं, बच जाते हैं, हम ऐसे बोलते हैं अक्सर। सो अगर ऐसा स्टिग्मेटाइजेशन हम बार बार कर रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, तो उसकी इफेक्टिवनेस ऑब्वियसली कम हो जाती है ना, सोसाइटी में ओवरऑल उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। सबके माइंड में यही बात जाएगी कि यार जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रेप केस में कोई जो बेसिकली कल्प्रेट है वो पकड़ा जाता है, तो हम बोलते हैं अरे देखो अब इसको ना इतने साल लग जाएंगे सज़ा मिलने में, इससे बेटर तो ये है कि इसको गोली से मार दो, गोली से उड़ा दो, एनकाउंटर कर दो इसका। अब क्या पता कि उसने एक्चुअली रेप किया था या नहीं किया था, वो कैसे पता चलेगा? जब ट्रायल होगा, और जब ट्रायल होगा तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे केसेस निकल के सामने आते हैं जहाँ कोई लड़की जो रिलेशनशिप में थी और उसको लगा कि यार बंदा ये छोड़ के जा रहा है, अब मैं इसके ऊपर रेप के चार्जेस लगा देती हूँ वो, और इसका करियर बर्बाद कर देती हूँ, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती हूँ। ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। अब आप सोचें कि अगर पुलिस या लॉ बिना जांच पड़ताल किए, बिना ट्रायल किए बस एनकाउंटर ही करने लग जाए, तो कितने सारे जो हमारे केसेस हैं वो इस तरीके से हमें देखने को मिलेंगे जहाँ पे इनजस्टिस हो जाएगा, है ना। सो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं, उसकी इफेक्टिवनेस को हम कम कर रहे हैं। ये भी सेंटेंस सही है। द प्लांट्स, पहले फ्लावर्स का कुछ आया था, अब यहाँ पे प्लांट का कुछ आ गया, अगेन गलत है। द प्लांट्स स्टिग्मेटाइजेशन हेल्प टू ग्रो टॉलर, गलत है सेंटेंस, इन कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट। सो आई होप आपको समझ में आया हो स्टिग्मेटाइजेशन का मीनिंग। डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। डिसग्रेस, ब्रांडिंग नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में। शेमिंग शर्मिंदा कर रहे हैं सामने वाले को। बॉडी शेमिंग एक बहुत पॉपुलर फ्रेज है, जहाँ पे हम किसी की बॉडी को देख के उसको बॉडी शेम करते हैं, शर्मिंदा करते हैं सामने वाले को। मोटा, सूखा और बोना, लंबू, ये सब जो हम करते हैं ये बॉडी शेमिंग करते हैं। कल्लुआ, इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करते हैं। अगर कोई किसी का कॉम्प्लेक्शन अगर डार्क है, कल्लुआ बोल देते हैं, और अगर किसी का कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा फेयर है तो उसको बोल देंगे अंग्रेज। तो मतलब हर तरीके से कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं है किसी को। सो बॉडी शेमिंग, क्लियर है। एक्सेप्टेंस यानी
आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑनर, आप सम्मान दे रहे हैं, रिस्पेक्ट, सम्मान दे रहे हैं। सो ये थे एंटोनिम्स किसके, स्टिग्मेटाइजेशन के। अभी हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, विच इज विजिलेंटी। रेफरेंस क्या लिखा है, with vigilante groups armed with sophisticated weapons, meaning a person who tries in an unofficial way to prevent crime or to catch and punish someone who has committed a crime, especially because they do not think that official organizations such as the police are controlling crime effectively. Okay. विजिलेंटी में एक वर्ड छुपा हुआ है विजिल। विजिल यानी कि नज़र रखना, नज़र रखना। इनविजिलेटर होते हैं, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पे इनविजिलेटर होते हैं जो इनविजिल करते हैं, नज़र रखते हैं आपके ऊपर, आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे, नकल तो नहीं कर रहे, हाँ, अनफेयर मीन्स का यूज़ तो नहीं कर रहे पेपर सॉल्व करने में। सो विजिलेंटी कौन होते हैं, वो पर्सन हु ट्राइज इन एन अनऑफिशियल वे टू प्रिवेंट क्राइम, ऐसा व्यक्ति जो ऑफिशियली अपॉइंटेड ना हो और वो खुद आगे बढ़ के क्राइम को होने से रोके। अगर क्राइम हो रहा है तो वहाँ पे जो ऑफेंडर हैं उनको पकड़े, खुद ही पनिश करे, खुद, मतलब पुलिस भी वही बन जाए और लॉ भी वही संभाल ले, वकील भी वही बन जाए, जज भी वही बन जाए। सो विजिलेंटी ऐसे लोगों को बोला जाता है। अब देखिए हमने ये बचपन में कॉमिक्स में हमने देखा होगा इनको, सुपर कमांडो ध्रुव, डोगा एंड स्पाइडरमैन, तीनों फेमस हैं। स्पाइडरमैन वर्ल्ड फेमस है, वो दोनों हमारे इंडिया में फेमस है। तीनों एक जैसा काम करते हैं, जहाँ कोई जुर्म हो रहा है वहाँ पहले पहुँच जाते हैं, या तो जुर्म होने से रोक देते हैं, या फिर अगर जुर्म हो गया है तो जो कल्प्रिट है उसको पकड़ते हैं, उसको सज़ा भी दे देते हैं, या फिर कभी कभी पुलिस के हाथों में सौंप देते हैं, या अगर ऐसा लगता है कि यार इनको हमें ही मार देना है तो खुद ही उड़ा देते हैं। क्लियर है? सो विजिलेंटी समझ में आया? हाँ जी। एग्जाम्पल्स, द विजिलेंटी टुक द लॉ इनटू हिज ओन हैंड्स टू फाइट क्राइम, बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे। The villagers praised the vigilante for stopping the robber. Villagers ने vigilante को की तारीफ की, उसने डकैत को रोका डकैती करने से, डकैती डालने से। The vigilante group patrolled the neighborhood every night. अब कोई vigilante group है 3-4 लोगों का, वो हर रात को पेट्रोलिंग करते हैं, जागते रहो टाइप की जो चीज़ें होती हैं, जिससे वो देखें कि कहीं पे कोई चोर डकैती वगैरह ना हो। सो नेबरहुड एवरी नाइट, बिल्कुल सही है। शी कॉल्ड विजिलेंटी टू फिक्स द ब्रोकन सिंक, ये प्लम्बर को बुलाना था, इन्होंने सिंग विजिलेंटी को बुला लिया। हाँ, सेंटेंस गलत है, ठीक है। चलिए, सिनोनिम्स, सेल्फ अपॉइंटेड प्रोटेक्टर, अपने आप खुद को अपॉइंट कर लिया प्रोटेक्टर के तौर पे। पनिशर, सजा देने वाला। एवेंजर, एवेंजर्स बहुत फेमस मूवी है हॉलीवुड की, जिसमें आपको ये सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जो यही काम करते हैं। अब एंटोनिम्स की बात करें तो ऑफिशियल, लॉ इन्फोर्सर, जो ऑफिशियली लॉ को इन्फोर्स करे, नियम में लेके आ रहा है। पुलिस, लीगल अथॉरिटी, जिसको लीगली अपॉइंट किया गया है उसको हम बोलेंगे लीगल अथॉरिटी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, विच इज कन्फ्लेट। रेफरेंस क्या लिखा है कन्फ्लेट का, कंटिन्यूड टू कन्फ्लेट द इश्यूज रिलेटेड टू द रेफ्यूजीज। ओके, मीनिंग to combine or mix together different issues or concepts, often resulting in a distortion or oversimplification of the situation. क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे, आप कंबाइन कर रहे हैं या मिक्स कर रहे हैं डिफरेंट इश्यूज को, कई सारे इश्यूज को या कंसेप्ट्स को, और इसके कारण क्या हो रहा है, रिजल्टिंग इन डिस्टॉर्शन और ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द सिचुएशन। यानी आपने सिचुएशन पूरी घुमा दी, आपने बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया, तो एक्चुअल जो पिक्चर है आप देख नहीं पा रहे। अभी हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, बट अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो उससे समझ में शायद आ जाए। देखिए क्या एग्जांपल है, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। एग्जांपल लिखा है, इन इंडियन पॉलिटिक्स देयर इज ऑफन अ कन्फ्लेशन ऑफ रिलीजन एंड गवर्नेंस वेयर political parties may use religious identity and rhetoric to mobilize voters or justify policy decisions. For example, debates over issues such as cow protection, religious conversions, and temple construction have been conflated with political agendas, leading to polarization and social tensions. अब हमारी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में अगर ये लिख रही हैं कि उनका जो मैनिफेस्टो है उसमें सबसे बड़ा जो उनका काम है वो है काऊ की रक्षा करना, यानी गाय को बचाना, या मंदिर बनवाना, और या फिर इसी तरीके के जो रिलेटेड इश्यूज हैं, अगर ये मैनिफेस्टो में लिखा है तो आप सोचिए कि हमारी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज का या हमारा क्या लेवल है बुद्धि के स्तर पे। जब और देशों में बात हो रही है क्लाइमेट चेंज की, जो पृथ्वी गर्म हो रही है, अभी जैसे आपने देखा अभी जो गर्मी निकल के गई मई जून के महीनों में क्या हालत हो गई थी हमारी, हाँ, इतनी ज़्यादा गर्मी आज से पहले कभी नहीं पड़ी। क्लाइमेट चेंज हो गया, जेंडर इनइक्वालिटी हो गया,
या विमेन सिक्योरिटी हो गई, हमारे देश की सिक्योरिटी हो गई, आए दिन हमले हो रहे हैं। चाइना की बात करें तो चाइना ने लद्दाख में कई सारी मतलब काफ़ी एरिया उन्होंने हथिया लिया है हमसे। सो इन पे बात ना होके, मैनिफेस्टो में इन पे बात ना होके, एम्प्लॉयमेंट पे बात ना होके, पॉपुलेशन कंट्रोल पे बात ना होके, अगर इन टॉपिक्स पे बात हो रही है तो ये बेसिकली कन्फ्लेशन है ना। आपको उलझा दिया, मिक्सिंग कर दी, जो कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ का अगर ये एम होता, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि यार बाकी ये जो मुद्दे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये भी हैं, पर क्या पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो में ये होने चाहिए थे? ये किसी सोशल ग्रुप के मैनिफेस्टो में होते, या उनके किसी अपने पर्सनल जो उनकी बुक होती तो वो रिलीज़ करते कि हाँ देखिए हमारा सोशल ग्रुप ये, हमारा एनजीओ ये काम करता है, हम गाय की रक्षा करते हैं, या हमारा काम है राम मंदिर का निर्माण करना, वहाँ समझ में आता है। पर जब पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा कर रही हैं तो बेसिकली वो क्या कर रही हैं, वो कन्फ्लेट कर रही हैं, है ना, आइडियाज़ को। एक्चुअल गवर्नेंस और सोशल इश्यूज़ ये वाले जो एक्चुअल सोशल इश्यूज़ उन पर तो बात ही नहीं हो रही, इन पे बात हो रही है अगर, तो ये बेसिकली आइडियाज़ का कन्फ्लेशन हो रहा है आपके सामने। सो आई होप आपको समझ में आया। द टू कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, 4 एग्जाम्पल्स। द टू कॉन्सेप्ट्स वर कन्फ्लेटेड इन द आर्टिकल, ये बिल्कुल सही है, 2 कंसेप्ट्स को कन्फ्लेट कर दिया गया आर्टिकल में। द पॉलिटिशियन ट्राइड टू कन्फ्लेट डिफरेंट इश्यूज इन हिज स्टेटमेंट, पॉलिटिशियन ने कोशिश की डिफरेंट इश्यूज को कन्फ्लेट करना, अगेन उसने शायद उलझाने की कोशिश कर दी, मर्ज कर दी, तो ऑब्वियसली सामने उलझ जाएगा, जो जनता है वो उलझ जाएगी। शी कन्फ्लेटेड द वेजिटेबल्स, अगेन फ्लावर्स फिर वेजिटेबल्स फिर सिंक, तीनों गलत है, मतलब ये जो अभी आए सेंटेंसेस तीनों एब्सर्ड। द हिस्टोरियन कन्फ्लेटेड वेरियस अकाउंट्स टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव नैरेटिव, एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नैरेटिव लिखने के लिए जो हिस्टोरियन है उन्होंने कई सारे अकाउंट्स यानी जिक्र उनको कन्फ्लेट किया, अलग अलग इंस्टेंसेस का जिक्र किया अपने राइटअप में, अपनी बुक में जो भी वो लिख रहे थे। तो ये बिल्कुल सही है। आई होप आपको कन्फ्लेट का मीनिंग समझ में आ गया हो। अभी हम डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स, मर्ज मिला देना, ब्लेंड मिक्सिंग कर देना, एमलगमेट बिल्कुल वही बात है। एमलगमेट बेसिकली ज्वाइन करना, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लोग जब जाके ज्वाइन करते हैं और एक नई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं, मिक्सिंग करते हैं अपनी, एमलगमेट बोलते हैं उसको, एमलगमेशन एक वर्ड होता है, नाउन होती है। कन्फ्यूज़ करना, ऑब्वियसली जब मर्ज करेंगे, ब्लेंड करेंगे आइडियाज़ को तो कन्फ्यूज़ तो होगा ही, जो पढ़ रहा होगा उसको आइडियाज़ को या सुन रहा होगा, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो सेपरेट करना, डिस्टिंग्विश अलग अलग करके दिखाना, डिफ्रेंशिएट ये अलग है ये अलग है। सो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज सेम्बलेंस। रेफरेंस क्या लिखा है सेम्बलेंस का? प्रोवाइडिंग them with a semblance of safety and community support, meaning the outward appearance or apparent form of something, especially when the reality is different. Semblance is all about illusion. आपका बाहरी अपीयरेंस, खास करके तब when the reality is different, यानी बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, वहाँ पे हम बोलेंगे semblance, यहाँ पे यूज हो रहा है। Semblance is all about illusion. Illusion यानी भ्रम, भ्रम हो रहा है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल, अब ये देखिए 2 पर्सन्स, ये जेन्युइन और ये रोबोट, यानी इनके क्लोन, रोबोटिक क्लोन। अगर ये रोबोट वाला फेस ना दिखाई दे रहा हो तो आप पहचान नहीं पाएंगे ये असली कौन है नकली कौन है। सो बेसिकली सैम्बलेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है? एग्जाम्पल्स, अंडर द सैम्बलेंस ऑफ फ्रेंडलीनेस ही हार्बर्ड डीप रिसेंटमेंट, यानी फ्रेंडलीनेस, दोस्त का भाव दिखा के उसके अंदर उसने क्या रखा हुआ था? रिसेंटमेंट, आक्रोश रखा हुआ था। उसको ये लग रहा था कि कभी मौका मिलेगा मैं इस बंदे को धोखा दूंगा, उसको चीट करूंगा और बताऊंगा कि एक्चुअल मेरा मोटिव क्या है, ठीक है। सो ये सेंटेंस सही है बिल्कुल। हर सैम्बलेंस ऑफ हैप्पीनेस मास्क्ड हर ट्रू फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, ऊपर से वो खुश थी तो उसके चेहरे पे जब हंसी थी, खुशी थी, तो वो अपनी जो सैडनेस थी उसको छुपा के रख रही थी। मास्क्ड यानी उसने उसके पीछे छुपा रखी थी अपना दुख। सो बिल्कुल सही है, सैम्बलेंस का एग्जाम्पल है। ही अडॉप्टेड अ सैम्बलेंस ऑफ अथॉरिटी टू कंट्रोल द अनरूली क्राउड, कोई व्यक्ति है उसने अपने आप को वहाँ पे दिखाया कि वो अथॉरिटेटिव फिगर है। जैसे कई बार आपने देखा होगा क्रॉसिंग, जब चौराहों पे जाम लग जाता है तो कोई शॉपकीपर ही निकल के वहाँ पे ऐसे एक्ट करता है जैसे वो पुलिस वाला है, भले ही वो सिविल ड्रेस में हो, बट स्टिल उसके बिहेवियर से ऐसे लगेगा कि वो पुलिस वाला है और वो कंट्रोल करने लगता है ट्रैफिक को। सो ये भी बिल्कुल सही है। The semblance of the tree grew quickly in the spring. Semblance of the tree doesn't make any sense. चलिए मूव करते हैं हम अपने synonyms वाले पार्ट पे। Appearance, guise, हाँ ये है भेष, मतलब देखने में ऐसा, असलियत में कुछ और। Pretense, अगेन वही मीनिंग है।
फसाड, फसाड बिल्डिंग्स के आगे का जो पार्ट होता है, छज्जा जिसको बोलते हैं। कोई बिल्डिंग है, उसका फसाड देख के आपको लगा यार बहुत बेहतरीन बिल्डिंग है, बहुत बंगलो, क्या शानदार बंगलो है, फसाड कितना ज़बरदस्त है। अंदर गए तो पता चला ये तो सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है, अंदर सब सीलन पड़ी हुई है घर में। सो फसाड जो ऊपर से दिखाई दे, अंदर कुछ और, सो उसको हम बोलेंगे सैम्बलेंस का सिनोनिम। एंटोनिम की बात करें तो रियलिटी, सब्सटेंस यानी वैल्यू, अंदर क्या है, खोखलापन तो नहीं है, सब्सटेंस है अंदर। ऑथेंटिसिटी यानी सच्चाई, रियलिटी। सो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड इज सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी का क्या रेफरेंस लिखा है? दिस सॉलिडारिटी हैज ट्रांसलेटेड इनटू अ मोर वेलकमिंग एंड ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच towards the refugees, okay, meaning unity or agreement of feeling or action, especially among individuals with a common interest, mutual support within a group, united behind a common goal or purpose। ये वाला सबसे अच्छा फ्रेज, united behind a common goal or purpose, एकजुट, एकता, solidarity। solid वर्ड छुपा हुआ है इसमें, अगर हम यहाँ पे इसको ब्रेक करें, solid मजबूत, मजबूती से जुड़ा हुआ, जुड़े हुए लोग, एकजुट जिनको बोलते हैं हम, उनके बीच में क्या है, सॉलिडारिटी देखने को मिलती है। अब ये देखिए, जब ये जो फार्म लॉज आए थे, गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे फार्म लॉज, उनके खिलाफ जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए तो हमारे किसान भाई, अभी आई बिलीव ये पंजाब का सीन है, पंजाब से तो स्टार्ट हुआ ही, और भी बहुत सारे जगहों से सारे किसान आके, जो प्रदर्शन वाली जो जगह थी वहाँ पे आके जुटना स्टार्ट हो गए, और वो खड़े रहे, एकजुट रहे, है ना, हिले नहीं, झुके नहीं, और फाइनली गवर्नमेंट को फार्म लॉज रिपील करने पड़े, यानी उनको पीछे हटना पड़ा, उनको नल एंड वॉइड नलीफाई करने पड़े। सो सॉलिडारिटी देखने को मिली फार्मर्स में हमें पूरे मूवमेंट में। द सॉलिडारिटी बिटवीन द टीममेट्स वाज द की टू देयर चैंपियनशिप विन। अभी इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, सो उनके बीच में भी हमें सॉलिडारिटी देखने को मिली, प्लेयर्स के बीच में, बिल्कुल सही है। शी शोड सॉलिडारिटी इन डेकोरेटिंग हर लिविंग रूम। इट डजंट मेक एनी सेंस, लिविंग रूम को डेकोरेट करने में सॉलिडारिटी का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। शी फाउंड सॉलिडारिटी विद हर कोवर्कर्स ड्यूरिंग द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। ये भी बिल्कुल सही है, कोवर्कर्स के बीच में उसको, कोवर्कर्स के साथ सॉलिडारिटी उसको मिली, वहाँ पे एकता मिली। द इवेंट ब्रॉट अ सेंस ऑफ सॉलिडारिटी टू द इंटायर कम्युनिटी। सारी कम्युनिटी के अंदर इस इवेंट के कारण एकजुटता आई, बिल्कुल सही है। चलिए, सिनोनिम्स, यूनिटी, कोहेशन, जुड़ाव, कमराडरी आ गया वर्ड सिनोनिम के तौर पे, सपोर्ट, हाँ, ये सारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम की बात करें तो डिवीजन, बंटवारा, डिस्कॉर्ड, झगड़ा, सेपरेशन, अलग हो जाना, डिसयूनिटी यानी कि एकता का अभाव। चलिए मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। यस, दैट्स इट बच्चा पार्टी। सो अब आपको क्या करना है, हमेशा की तरह आपको हर एक वर्ड पे अपना खुद का एक सेंटेंस बनाना है, और सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन को ड्रॉप कर देना है इस वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था सर कि इससे वो क्या आप तो इम्प्रूव हो रही है, पर एक्चुअल यूज़ कहाँ पे होगा? भैया आपको बनना है पीओ, ठीक है, बड़ा एम हमेशा बनाने के लिए बोलता हूँ, बड़ा एम टारगेट करने के लिए बोलता हूँ। अगर आपको बनना है पीओ, तो ये जो एक्सरसाइज आप करते हैं ना, इससे न सिर्फ आप वोकैबुलरी ज़्यादा बेटर वे में लर्न कर पाते हैं बाकियों के कंपैरिजन में जो ये काम नहीं करते, जबकि इसके साथ ही आपकी जो रिटन इंग्लिश है, यानी कि जो आप राइटिंग स्किल्स है, वो इम्प्रूव हो रही है दिन ब दिन, ठीक है। और ये कहाँ काम आएंगी? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। वहाँ पे आपके पास वर्ड्स की डर्थ नहीं होगी, कमी नहीं होगी, और आपके पास अच्छे सेंटेंसेस लिखने की का एक ऑप्शन होगा, बिकॉज आप उसको पिछले 2-3 महीने से लगातार करते हुए आ रहे होंगे। सो ये काम आने वाला है, ठीक है। दूसरा, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, दिस इज माई यूजर नेम ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी भी हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस यूजर नेम पे शेयर करें। मैं शेयर करूंगा आपके साथ हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, ग्रुप ज्वाइन करें, बिकॉज एक्चुअल मेंटरशिप, एक्चुअल डिस्कशन वहीं पर हो रहा है। थर्ड थिंग, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर देखने के बाद आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर, कौन सी ड्रिल थी ये, मैं तो भूल गया यार, ड्रिल कौन सी थी? Hmm. 35, यस, अटेम्प्ट करनी है आपको ड्रिल नंबर 35 विद अटमोस्ट फोकस ऑफ योर्स। अटेम्प्ट करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन से आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड और आपका आरसी लेवल, दोनों को स्क्रीनशॉट फॉर्म में लेकर ड्रॉप कर देना है हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट I can check, I can assess, I can gauge your performance and then I'll be able to help you accordingly. मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।